स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो सीरीज में। मेरा नाम है एचपी सोलंकी। हाल में भारत का पहला केरोसिन ऑक्सीजन से संचालित रॉकेट को चेन्नई स्थित अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई है। बताते चलें, यह रॉकेट अग्निबाण है जो किसी भारतीय फर्म द्वारा निजी तौर पर बनाया गया पहला तरल ईंधन वाला रॉकेट होगा। ध्यान रहे, अग्निबाण को पूरी तरह से स्वदेश रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ठोस ईंधन वाले रॉकेट की तुलना में तरल ईंधन वाले रॉकेट डिजाइन करना और बनाना अत्यधिक जटिल है। वैसे अग्निबाण अग्निलेट इंजन द्वारा संचालित एक सिंगल स्टेज लॉन्च वाहन है। दरअसल इस रॉकेट को पूरी तरह से 3D प्रिंटेड सिंगल पीस 6KN सेमी क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग करके तैयार किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सब ऑर्बिटल प्रक्षेपण का उपयोग यान को पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में ले जाने के लिए होता है। याद रहे, अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड एक भारतीय एयर स्पेस निर्माता कंपनी है जो IIT मद्रास के राष्ट्रीय दहन अनुसंधान एवं विकास केंद्र में स्थित है। अगर इसके उद्देश्यों की बात करें तो अंतरिक्ष अन्वेषण को सुलभ बनाना, साथ ही लागत प्रभावी व्यवस्था तैयार करना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो भी अपने अर्ध क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण कर रही है। इस इंजन का नाम SCE-2000 है जो अधिक शक्तिशाली और परिष्कृत है क्योंकि यह LBM-3 रॉकेट की उठाने की शक्ति को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने में सहायता करेगा। हाल में आसमान में सुपर ब्लू मून की दुर्लभ घटना देखी गई। बताते चलें, इसमें चंद्रमा पृथ्वी के करीब 3,57,344 किलोमीटर की दूरी पर था। साथ ही इस समय शनि चंद्रमा के ऊपरी भाग से लगभग 5 डिग्री ऊपर एक चमकीले बिंदु के रूप में दिखाई दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब एक माह में 2 पूर्ण चंद्रमा या सुपर मून होते हैं तो दूसरा वाला सुपर ब्लू मून कहलाता है। अगस्त माह में 2 पूर्ण चंद्र हुए और पहला सुपर मून 1 अगस्त को हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं, यह एक खगोलीय घटना है जो चंद्रमा के पृथ्वी के करीब आने पर होती है। दरअसल इसमें पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कम होने के कारण चंद्रपिंड नियमित रूप की तुलना में बड़ा, पूर्ण और चमकीला दिखाई देता है। इस कारण चंद्रमा अन्य दिनों की अपेक्षा बड़ा व अधिक चमकदार दिखाई देता है। इसी को ब्लू मून की संज्ञा दी जाती है। ध्यान रहे कि इस शब्द का चंद्रमा के रंग से कोई संबंध नहीं है। यह उसी प्रकार अधिक चमक के साथ दिखाई देता है जैसे पूर्णिमा को दिखाई देता है। नासा के मुताबिक सुपर ब्लू मून की घटना लगभग 1 दशक में एक बार होती है। 2023 के बाद अब सुपर ब्लू मून की घटना के 2037 में दिखाई देने की उम्मीद है। दरअसल अक्टूबर 2023 में भारत ग्लोबल इंडिया AI 2023 सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बताते चलें, इसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। यह पहला संस्करण है। इसमें भारत और विश्व के प्रमुख AI प्रतिभागी, शोधकर्ता, स्टार्टअप और निवेशक हिस्सा लेंगे। वैसे सेमिकॉन इंडिया की सफलता के बाद यह सम्मेलन भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परिदृश्य को प्रभावित करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस सम्मेलन की रूपरेखा तैयार करने का कार्य एक संचालन समिति को सौंपा गया है। केंद्रीय कौशल विकास एवं औद्योगिकता तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री इस समिति के अध्यक्ष होंगे। सम्मेलन वाइब्रेंट इंडिया AI इकोसिस्टम के लिए एक प्रदर्शन के रूप में भी कार्य करेगा। इसमें DI भाषणी, इंडिया डेटा सेट प्रोग्राम, स्टार्टअप के लिए इंडिया AI फ्यूचर डिजाइन प्रोग्राम और विश्व स्तरीय AI प्रतिभागी को पोषित करने हेतु समर्पित इंडिया AI फ्यूचर स्किल्स प्रोग्राम जैसी प्रमुख पहलें शामिल हैं। गौरतलब हो कि सरकार का विजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य और AI क्षेत्र में इसके प्रभाव पर विचार विमर्श करने हेतु विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को एक छत के नीचे एकत्रित करना है। हाल में ब्रिक्स समूह में 6 नए सदस्यों को शामिल किया गया है। बताते चले, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद 6 नए सदस्यों के नामों की घोषणा की है। ये 6 सदस्य अर्जेंटीना, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इथोपिया और मिस्र हैं। ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि यह प्रक्रिया 1 जून 2024 से लागू हो जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इस वर्ष के सम्मेलन का फोकस ब्रिक्स का विस्तार करना था। आपको स्मरण करा दें, अब तक 20 से अधिक देश ब्रिक्स की सदस्यता लेने के लिए आवेदन कर चुके हैं। वैसे दुनिया के प्रमुख तेल उत्पादकों में से एक सऊदी अरब के ब्रिक्स में शामिल होने से इस समूह की आर्थिक ताकत बढ़ेगी। अब आपको ब्रिक्स का संक्षिप्त परिचय करा दें। दरअसल ब्रिक्स दुनिया की अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक समूह है। इसकी स्थापना जून 2006 में हुई थी। शुरुआत में 4 सदस्य थे। नाम इसका ब्रिक था। इसका पहला शिखर सम्मेलन 2009 में रूसी संघ में हुआ था और 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल हो गया और नाम ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया था। यह संगठन दुनिया के 5 सबसे बड़े विकासशील देशों को एक मंच प्रदान करता है
इसके सदस्य देश वैश्विक आबादी का 41%, जबकि वैश्विक जीडीपी का 24% और विश्व व्यापार का 16% का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैसे ब्रिक्स नेताओं का शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित होता है और इसके संक्षिप्त नाम के अनुसार इसकी अध्यक्षता प्रतिवर्ष सदस्यों के बीच बारी बारी से की जाती है। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत ने अपनी स्थिति में सुधार करते हुए 80वां स्थान प्राप्त किया है। ध्यान रहे, पिछले वर्ष भारत को 87वां स्थान प्राप्त हुआ था। बताते चले, इस वर्ष प्रथम स्थान पर सिंगापुर, दूसरे पर जर्मनी, इटली और स्पेन है। तीसरे स्थान पर जापान के साथ ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस और लग्जमबर्ग हैं। ब्रिटेन चौथे स्थान पर है। वहीं अमेरिका 2 पायदान फिसलकर 8वें स्थान पर आ गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हेनले पासपोर्ट सूचकांक वर्ष 2006 में शुरू किया गया था। इसमें 199 देशों के पासपोर्ट शामिल हैं। इस सूचकांक की रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डेटा के आधार पर निर्धारित की जाती है। हाल ही में राकेश पॉल को भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। ध्यान रहे, यह 25वें महानिदेशक हैं। दरअसल राकेश पॉल भारतीय नौसेना अकादमी के पूर्व छात्र थे और जनवरी 1989 में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुए थे। इन्होंने कोच्चि के भारतीय नौसेना स्कूल द्रोणाचार्य से गोलाबारी और हथियार प्रणाली में विशेषज्ञता हासिल की है। इन्होंने नई दिल्ली में प्रधान निदेशक जैसे विभिन्न प्रतिष्ठित पदों पर कार्य किया है। वर्ष 2018 में इन्हें राष्ट्रपति तटरक्षक पद से भी सम्मानित किया गया है। हाल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा नई दिल्ली में ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2023 का उद्घाटन किया गया है। यह 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन 40 से अधिक देशों को खाद्य नियामकों के लिए सहयोग और एक साथ काम करने हेतु एक मंच प्रदान करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस सम्मेलन में 30 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और 25 अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। याद रहे, इसका आयोजन भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा प्रणालियों और नियामक ढांचे को बढ़ाने पर नियामकों के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करना है। हाल में नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया है। बताते चलें, यह 2 दिवसीय कार्यक्रम है जिसे संस्कृत मंत्रालय आयोजित कराता है। इस महोत्सव की शुरुआत प्रदर्शनियों और पैनल चर्चाओं के साथ होगी। दरअसल इस कार्यक्रम का उद्देश्य पुस्तकालयों के संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र से प्रतिभागियों को शामिल करना और प्रेरित करना है। इसके साथ ही भारत में गाँव और समुदाय स्तर पर मॉडल पुस्तकालयों के विकास के लिए नीति निर्माण सुविधा प्रदान करना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह महोत्सव भारत में पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण पर बातचीत शुरू करने के लिए दुनिया भर के प्रतिष्ठित पुस्तकालयों पर प्रकाश डालेगा। साथ ही भारत के पुस्तकालयों के लिए रैंकिंग सिस्टम भी शुरू किया जाएगा। दरअसल 20 जुलाई से फुटबॉल का प्रसिद्ध फीफा महिला विश्व कप 2023 शुरू हो गया है। इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। बता दें, उद्घाटन मैच ऑकलैंड के ईडन पार्क में न्यूजीलैंड और नॉर्वे के बीच होगा। यह विश्व कप का 9वां संस्करण है जो 20 अगस्त तक चलेगा। इस बार 32 टीम हिस्सा ले रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, फीफा महिला विश्व कप की शुरुआत 1991 में हुई थी। यह प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित होता है। यह पहली बार है जब महासागरीय देशों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री ने विश्व युवा कौशल दिवस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक निःशुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम AI फॉर इंडिया 2.0 का शुभारंभ कर दिया है। बताते चलें, यह स्थानीय भाषाओं में तकनीकी सीखने को सक्षम बनाता है। इस कार्यक्रम को 9 भारतीय भाषाओं में तैयार किया गया है। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्रौद्योगिकी शिक्षा में भाषा की बाधा को खत्म करने और देश की युवा शक्ति को भविष्य में ढालने की दिशा में एक अच्छी शुरुआत है। हाल ही में मंगोलिया के उलान बटार में नोमैडिक एलिफेंट 23 अभ्यास का आयोजन शुरू हुआ है, जिसमें भारतीय सेना के 43 जवानों की टुकड़ी भाग लेने के लिए C-17 विमान द्वारा उलान बटार पहुंची है। बता दें, यह अभ्यास का 15वां संस्करण है जो भारत और मंगोलिया का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इस अभ्यास का उद्देश्य सकारात्मक सैन्य संबंध स्थापित करना, सर्वोत्तम सैन्य प्रथाओं का आदान प्रदान करना, मिलनसार व्यवहार और मित्रता को सुदृढ़ करना है। वैसे इसका प्राथमिक उद्देश्य पहाड़ी इलाकों में आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाना है, जिसमें प्लाटून स्तर का फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास भी शामिल है। दक्षिण भारत के कई हिस्सों में पाए जाने वाले विदेशी सिकाड़ा हाल ही में चर्चा में रहा, क्योंकि कलेश सदाशिवन के नेतृत्व में एक अनुसंधान दल ने सन 1850 से मलेशियाई मूल के माने जाने वाले पुराना चिवीदा सिकाड़ा का दस्तावेजीकरण करते हुए उसके पुरुष जननांग और अपर कुलम में अंतर पाया है। ध्यान रहे, सुधार के पश्चात मलेशियाई प्रजाति को दक्षिण भारतीय सिकाड़ा जीव प्रजाति से बाहर कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सिकाड़ा दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाने वाली एक कीट प्रजाति है। इसका भौतिक स्थान जावा, सुमित्रा, बोर्निया, फिलीपींस, प्रायद्वीपीय मलेशिया, थाईलैंड, भारत, चीन और जापान में पाई जाती है। भारत के संदर्भ में इसका वितरण गोवा से कन्याकुमारी तक उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगलों में हो सकता है। हाल में सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। बताते चलें, इस समिति में 8 सदस्य हैं
और इसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। इस समिति के सदस्यों में गृह मंत्री अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह हैं। ध्यान रहे, केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समिति की बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में उपस्थित रहेंगे। दरअसल यह समिति संविधान की व्यवस्थाओं के तहत देश में लोकसभा, विधानसभा, नगर निकायों व पंचायत चुनावों को एक साथ कराने की संभावनाओं का पता लगाएगी और इस संबंध में अपने सुझाव देगी। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस समिति के द्वारा यह विश्लेषण भी किया जाएगा कि एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए संविधान में किए जाने वाले संसाधनों के लिए राज्यों का अनुमोदन जरूरी होगा या नहीं। इसके साथ ही यह समिति चुनाव के समय और विभिन्न चरणों के बारे में भी सरकार को सुझाव देगी। जैसा कि आप जानते हैं, 1951 से लेकर 1967 तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक ही साथ होते थे, लेकिन 1967 के बाद राज्यों की विधानसभाओं का समय से पूर्व विघटन हो गया, जिससे यह क्रम टूट गया था। अब एक बार फिर से एक साथ चुनाव पर राजनीतिक मंथन हो रहा है। दरअसल यह समिति एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था के लिए जरूरी मानव संसाधनों के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और BVPAT की उपलब्धता का भी पता लगाएगी। आपको यह वीडियो सीरीज कैसी लगी? आप HB सोलंकी स्टडी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।